सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है नए कानून नया न्याय। संदर्भ बिल्कुल अलग है। अब हम सियासत में बात नहीं कर रहे हैं, आज जो संसद में हुआ उस पर बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 नाम के 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए। इन सभी बिलों पर 20 दिसंबर यानी कि आज चर्चा हुई। चर्चा के बाद ध्वनि मत से इन सभी विधेयकों को लोकसभा में पारित कर दिया गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में इन बिलों को रखा जाएगा और राज्यसभा में पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी और हस्ताक्षर होते ही कानून बन जाएंगे। ये तीनों बिल अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद में पारित किए गए इंडियन पिनल कोड IPC 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट IAA 1872 कानूनों को जगह लेंगे। आपको बता दें, इन बिलों के पास होने के बाद इंडियन पिनल कोड या ये सारी चीजें बदल जाएंगी और इसके स्थान पर भारतीय नाम से इन संहिताओं को पुकारा जाएगा। पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत तमाम बड़े प्रावधान किए गए हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो अमित शाह जी ने इन कानूनों पर चर्चा के दौरान कही वो ये कही कि अब तक जो प्रक्रिया थी उसमें दंड को प्राथमिकता थी, लेकिन हमने जो अब कानून तैयार किए इसमें न्याय को प्राथमिकता दी गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भारत में न्याय तो होता है पर न्याय बहुत देर से होता है और देर से न्याय अपने आप में अन्याय होता है। इस नई व्यवस्था में प्रावधान यह किया गया है कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्हें हर हाल 3 साल में फैसला सुनाना होगा। यहां तो परंपरा ही है कि 3 साल बनाम 30 साल, 30 साल के स्थान पर 130 साल भी हो जाए तो क्या बुराई है। तारीख दर तारीख, यह भारतीय कानून व्यवस्था का सबसे प्रचलित मुहावरा है। क्या नए प्रावधान तारीख दर तारीख के सिलसिले को रोक पाएंगे? ये सवाल है। सवाल इस संदर्भ में है कि जिस देश में 25,000 न्यायाधीशों की व्यवस्था में अभी भी 5,000 से ज्यादा पद खाली हैं, वहां पर 3 साल का प्रावधान क्या वाकई प्रभावी हो जाएगा या केवल कागजों में और बयानों में सिमट कर रह जाएगा? जिस देश में अभी 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, क्या उम्मीद करें ये नई व्यवस्था आने के साथ अगले 3 साल में इनकी संख्या घट जाएगी या हमें 3 साल बाद संख्या और बढ़ी हुई दिखाई देगी? क्या कुछ ये केवल चुनावी जुमले के तौर पर रहेंगे या वस्तुतः देश की कानून व्यवस्था में आज क्रांतिकारी दिन है, क्योंकि बड़ा बदलाव वाकई धरातल पर आने जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराए उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बहुत ही कमाल का है, संक्षिप्त है लेकिन स्पष्ट है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि लॉ इज ऑर्डर एंड गुड लॉ इज अ गुड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था है और अच्छा कानून अच्छी व्यवस्था है। महान दार्शनिक अरस्तु ने यह कमाल की बात कही थी। तो क्या हम उम्मीद करें कि कानून की जगह अब अच्छा कानून अस्तित्व में आने जा रहा है? लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा से पारित होकर अगले 2-3 दिन के अंदर यह वस्तुतः देश में लागू हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जस्टिस SR सिंह साहब, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं, वो इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कपिल साखला जी, जब भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं हम उन्हें याद करते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह ढुल जी हैं, विधिक सलाहकार हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वह हमारे साथ हैं। और साथ ही नरेश चंद्र गुप्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ की कमान लंबे अरसे से संभाल रहे हैं, वह भी हमारे साथ है। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कपिल साखला जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह जी के बयान का एक हिस्सा देखेंगे। हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है।
90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्म टिप्पणी कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिन के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा, वो इससे ज्यादा लेट नहीं कर। मान्यवर, एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का हमने कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए। तो कई सारे प्रावधान हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है त्वरित न्याय। गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अब तक दंड का प्रावधान था, हम न्याय देने की भावना के तहत इन संशोधनों को लेकर आए हैं। कपिल साखला जी मेरे साथ हैं। कितना एतबार कर पा रहे हैं इन प्रावधानों के साथ कपिल साखला जी? या सियासी लोग हैं, काम ही उनका बयान देना होता है, कुछ बयान और हमारे हिस्से आ गए, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं इस तरह से लूंगा कि जो 3 नए एक्ट लेकर आए हैं, पहले तो ये बोल दूं कि ये बहुत अच्छी बात है और उसका कारण ये है कि इन प्री इंडिपेंडेंस जो ये एक्ट थे, इनमें अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं जी। जब अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और दूसरा हो क्या रहा था कि जहां पे भी, क्योंकि सोसाइटी इंप्रूव कर रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, तो जहां जहां पे लीगल वैक्यूम था वहां पे जुडिशियल जजमेंट से उसको भरने की कोशिश कर रही। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, जैसे कि सुसाइड के केसेस हो गए या इस तरह के केसेस थे, जहां पे डाउरी के केसेस हो गए, केस कहां फाइल होगा, ये बहुत सारे ऐसे केसेस थे, हैरेसमेंट के केसेस हो गए, डेफेमेशन के केसेस हो गए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स की अपनी इंटरप्रिटेशन थी और उसके हिसाब से मैटर डिसाइड किए जा रहे हैं। अब ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, बाकी और जो अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो लोगों ने किताबें लिखी, उन सबको मिला के समावेश करके ये 3 एक्ट्स को नए तरीके से लेकर आए जी। इसमें कई चीजें रिपील करी गई हैं, कई चीजें ऐड कर रखी हैं, कई चीजों को मॉडिफाई कर रखा। ये हो गई पहली बात। तो जहां तक इसकी जरूरत है, जरूरत डेफिनेटली थी जी। अब दूसरी बात हो गई टाइमलाइंस की बात। इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैं। एक जो मैं जिससे शायद, क्योंकि आप समझ सकते हैं 27 साल से वकालत कर रहा हूं, कोर्ट में भागा दौड़ी कर रहा हूं, जो टाइमलाइंस दी गई हैं वो थोड़ी डेंजरस होती, क्योंकि जो टाइमलाइंस होती है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे क्या होता है कि जो सीबीआई या प्रोसिक्यूशन होती है उन पे लाजमी नहीं होती। ये काज जो गिरती है डिफेंस पे गिरती है जी। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारा, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो कहा जाता है कि दोनों को इक्वली तवज्जो दी जाएगी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी तरह से ऐसे करना चाहिए कि जो टाइम सीबीआई या स्पेशल डिपार्टमेंट या प्रोसिक्यूशन को मिलेगा, उतना ही टाइम डिफेंस को भी मिलेगा। वो एक इक्वालिटी की जरूरत हो। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जहां पे आप टाइमलाइंस की बात करते हो, अगर वो फॉलो नहीं हो पाती तो प्रॉब्लम्स क्रिएट जरूर होती हैं, क्योंकि वो बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाती हैं। अब जो अच्छी चीज है वो ये है कि जो ट्रायल इन एब्सेंशिया जो आ गई है, ट्रायल इन एब्सेंशिया का मतलब क्या हो गया? हमारी कानूनी व्यवस्था ये कहती है कि जब तक अक्यूज नहीं आएगा तब तक ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकती जी। इसीलिए लोग, आपको मालूम है, अलग अलग देशों में ऐश कर रहे होते हैं, बैठ के पैसे लेके, यहां पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस में। अब ये हो गया कि अगर आप नहीं आते हो तो ट्रायल आपके खिलाफ हो गई, सजा आपको मिल गई। अब बस यही वाली बात है, जिस दिन आप पकड़े जाओगे उस दिन आपको सजा सुना दी जाएगी, जो भी होगा। ये टेररिज्म वाले मैटर्स में और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत अच्छा काम करेगा। तो जहां तक वो जो बॉटलनेक क्रिएट हो गई थी वो जरूर खुल गई है, ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत सारे देशों में पहले से भी हो रहा है। पर मैं कपिल जी आपसे जानना ये चाहूंगा, जो इसमें कहा गया है कि 3 साल में ट्रायल कोर्ट को सुनवाई खत्म करनी होगी, नहीं की तो देखिए उसके बाद एक एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन के बावजूद क्या होता है, अगर नहीं करी गई तो अगर ये काज बेचारे डिफेंस के वकीलों पे नहीं गिर रही तो उस ट्रायल के जज के खिलाफ भी एक रिपोर्ट जाएगी जो उनके ऑफिसर, उनके हायर जुडिशरी में जाएगी। तो ये जो प्रोसेस क्रिएट करा गया है ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी डिफिकल्टी क्या है जो मैं बोल रहा हूं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं सिंगापुर में बहुत केसेस कर रहा था और ये कुछ डेकेड पहले सिंगापुर की जुडिशरी ने डिसाइड करा कि हम जीरो पेंडेंसी दिखाएंगे
और जीरो पेंडेंसी के चक्कर में हुआ क्या था कि होता ऐसे था कि जजेस बैठते थे, बोलते थे आइटम नंबर 1 to 60 डिसमिस, 61 टू बी हर्ड, 62 टू 90 डिसमिस। वो बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे किसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, राइट टू बी हर्ड आपसे ले लिया जाएगा। अगर वो नहीं हो, और जैसे कि मैंने कहा ग्राउंड रियलिटी अच्छी हो, तो बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छी बहुत चीज ही है। अच्छा मूव है। जिस देश में तारीख पे तारीख सबसे बड़ी समस्या हो, वहां पर कोई पहल तो हुई है। इस दृष्टि से तो इसे देखा जाना चाहिए। पर मैं जस्टिस एसआर सिंह साहब के पास में जानना चाहता हूं। मैंने एक वकील से बात की, अब मैं एक जज से बात करना चाहता हूं। उसके बाद जो हमारे पास वकील से राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे बात करेंगे। तो सिंह साहब, आपसे जानना चाहता हूं, कितने मुग्ध हैं इन सुधारों को लेकर, या कितने डरे हुए हैं इन सुधारों को लेकर? यह सीधा सवाल है। आपको ये अफसोस है कि मैं जब था सक्रिय तब ये संशोधन नहीं हुए, या आप आज मानकर बैठे अच्छा हुआ कि अब मैं नहीं हूं जब ये संशोधन हुए? ऐसा है कि बेटर लेट देन नेवर। संशोधन अगर कोई अच्छा होता है, भले देर से हो, जी उसका तो स्वागत करना चाहिए ना। जी जैसे इन्होंने सेडिशन का प्रोविजन खत्म कर दिया ऑफेंस, उसके बजाय इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम के नया जोड़ा इन्होंने। जी और जो अभी कपिल जी ने तो और बहुत सारी चीजें बताया, गृह मंत्री ने सदन के पटल पर इसकी अच्छाइयां बताई है, मैं उन सब से एग्री करता हूं। और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, अब उनके खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल होगा, जो कुछ उसका परिणाम होगा उनको भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि हम भाग जाएंगे तो ट्रायल, पहले उनको सेपरेट कर दिया जाता था, जी अब जो है उनकी गैर हाजिरी में उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जैसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपने देखा ना कि सेडिशन खत्म कर दिया गया, जी टेररिज्म को अब एक ऑफेंस मान लिया, जी आतंक जो जाते हैं दैट बाय इटसेल्फ इज नाउ पनिशेबल। तो बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं, और शीघ्र ट्रायल इससे होगा। और ज्यादा दिन तक अगर हाफ जितनी पनिशमेंट जितना है उसका आधा अगर कोई जेल में है तो उसको बेल मिल जाएगी। ये भी एक अच्छा कानून है, तो मेरे ख्याल से ये स्वागत योग्य। अरे तो एक बात बताइए सिंह साहब, जब ये सब इतना स्वागत योग्य, तो इस देश में सरकारें तो 1947 के बाद से अस्तित्व में आ गई थी। ये अच्छा काम करने के लिए इतना इंतजार क्यों हुआ? ये तो राजनीतिक लोग जाने, समय समय पे अनुभव होता है, सीखते हैं लोग। हम हमेशा वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं है कि किसी शुरू से हो, जो अनुभव इतने दिन का हुआ उससे ये सब बिल जो है निकला है। जी डिले ट्रायल हो जाता था वकीलों की वजह से, मुलजिम गैर हाजिर हो जाते हैं, तमाम सारी चीजें हैं, उस सबका इसमें समाधान है। सबका समाधान इसमें, ये जस्टिस एसआर सिंह साहब का कहना है। पर ये पहले क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का उत्तर कौन देगा? मेरे पास है एक शख्स, नाम उनका रविंदर सिंह ढुल है। ढुल साहब बताएंगे पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है। आज माननीय गृहमंत्री जी ने बताया ऐसे ही नहीं आ गया ये सब सुधार का कानून। बोले इसे लाने के लिए हमने 18 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, 270 विधायक, जनता से इन पर सुझाव लिए। 4 साल तक इन कानूनों पर गहन विमर्श हुआ, और वह स्वयं इससे जुड़ी हुई 158 बैठकों में शिरकत किए, तब जाके ये 3 नए प्रावधानों के साथ में वो लेकर आए। क्या कहते हैं रविंदर सिंह ढुल जी? नहीं, स्वागत योग्य कदम है। इसकी कोई भी इसका को विरोध करने का मतलब नहीं है जी। मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो प्रावधान है, आप समझिए कि ज्यादातर जो प्रावधान, जहां तक इंडियन एविडेंस जो अपना इंडियन पिनल कोड था, जो अब जो नया संहिता बन गया है, तो उसमें ऑलमोस्ट कॉपी है जी, कॉपी पेस्ट है। उसमें को बहुत ज्यादा उसके अंदर को फर्क नहीं है। पहले वाले कानून से उठाया आकर के उसको कॉपी कर दिया। हाँ, एक नया सेक्शन आ गया, उसके अंदर एक नया उस प्रारूप देने का प्रयास जरूर किया गया। और जो लेटेस्ट जो नए ऑफेंस नहीं था, टेररिज्म था ही नहीं। अब जो साइबर क्राइम्स हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, जो आजकल हाईटेक क्राइम्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हैं, ये आज कुछ सालों से ये प्रारंभ हुआ है। तो जो चीजें नई आई है तो नई और को इनकॉर्पोरेट पहले हम अमेंडमेंट के थ्रू करते हैं, अपराइट जो है लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट नया लॉ बना दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ में चीजों में बदलाव होना चाहिए, बदलाव हो। जहां तक बात रहेगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, मुझे कुछ चीजों से बड़ी आपत्ति आ रही है कि भाई
हमने कह तो दिया कि भी एक मजिस्ट्रेट या सेशन जज जो है उसको ट्राई करना पड़ेगा 3 वर्ष के अंदर अंदर, लेकिन क्या किसी ने इस बात की तरफ देखा है कि हरियाणा इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर कितने जजेस हैं, और जजेस की प्रति जो 1 लाख पॉपुलेशन है वो वन ऑफ द लोएस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ पे जस्टिस डिनाइड केवल इस कारण से नहीं है कि हमारे जजेस एफिशिएंट नहीं है, जजेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट है हमारे यहाँ। ये इसलिए है कि हमारे पास में जजेस की कमी है जी। तो सबसे पहले आप, यदि आप चाहते हैं कि भी आप इसको 3 साल के अंदर आप इसको ट्रायल को कंक्लूड करें, तो मैं क्षमा चाहूंगा, कानून बनने से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, आप जजेस को ट्रबल कर सकते हैं, लेकिन न्याय बिना सुने न्याय हुआ तो भी वो अन्याय रहेगा। मैं ढोल साहब थोड़ा इससे आगे बढ़ना चाहूंगा। ये ट्रायल कोर्ट के लिए तो आपने प्रावधान कर दिया इसमें कि भाई 3 साल के अंदर आपको मामला खत्म करना होगा, निराकरण करना होगा केस का। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खेल कब तक चलेगा? वहां भी जजेस की कमी है। कोई सी हाई कोर्ट आप उठा करके देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट हर रोज की रोज सुनवाई कर रहा है कि कोलेजियम की जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, केंद्र सरकार के पास भेज रहा है, केंद्र सरकार उसको लेकर के कोई बैठी है। अब ये तो सरकार बताएगी ना कि जजेस की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं। मेरा ढोल साहब सवाल समझने की कोशिश की है, क्या आपको इस बात पर आपत्ति नहीं है कि भाई आपने ट्रायल कोर्ट के संदर्भ में तो फरमान जारी कर दिया नए प्रावधानों के तहत कि 3 साल में आपको ट्रायल कोर्ट को प्रकरण का निराकरण करना होगा, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खाली छोड़ दिया है। क्या रविंद्र सिंह ढुल मानते हैं कि भाई जब आप ट्रायल कोर्ट के संदर्भ में शर्त लगा रहे हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी तो लगाना चाहिए ना? होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए, लेकिन वहां पे एस्केप रूट इसलिए ले जाते हैं कि हमारे पास में ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक कोर्ट है, तो यहाँ पे इस तरह के प्रावधान यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो है ट्रायल कोर्ट से के अंदर तो फिर भी बहुत जल्दी निराकरण हो जाता है। मजिस्ट्रेट साइड में तो आजकल मेरे को लग रहा है 1.5 साल के अंदर ट्रायल पूरी भी हो जाती है, 1.5-2 साल के अंदर। हाँ, सेशन ट्रायल जो है कई बार लंबा जाती है, मजिस्ट्रेट ट्रायल इतनी लंबी नहीं जाती है देश के अंदर आज भी एग्जिस्टिंग में, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 साल 15 साल तो बहुत कॉमन समय है किसी भी क्रिमिनल अपील को जो है हाई कोर्ट के अंदर निराकरण के लिए। उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी तैयारी क्या सरकार ने की है? मुझे नहीं लगता कोई तैयारी है। एक ही तरीका हो सकता है, जजेस की संख्या बढ़ाइए और उनको जो है उनको भी टाइम बाउंड करिए। लेकिन मैं अब नरेश गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। नरेश जी मेरे साथ इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। क्यों है? इसलिए कि पेशे से वकील है, केवल इस कारण नहीं, जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जाहिर किया गया है कि देखो ये क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ही उठा पाए हैं, उस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नरेश जी थोड़ा बताइए ना, क्या ऐसा कर दिया आप इसमें जिसके कारण से आप इतने अभिभूत हो रखे हैं? क्या इतिहास रच दिया, क्रांतिकारी कदम उठा दिया? देखिए, इस पे मेरे ख्याल से मेरे आपके साथ ही साथ मेरे तीनों वरिष्ठजन भी इस बात से सहमत होंगे, ये क्रांतिकारी कदम है मोदी सरकार का, डेफिनेटली क्रांतिकारी कदम है। देखिए, जो 3 एक्ट्स को रिपील किया है वो मूल रूप से हमारे आज़ादी के पूर्व के काल का है, गुलामी के काल का है। तो उस गुलामी के काल में बेसिकली वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के एंगल से बनाई हुई थी। और आज जो एक्ट है, जो नियम कानून हमारे जितने भी बन रहे हैं, वो समाज को व्यवस्था देने के दृष्टिकोण से, समाज में सहयोग करने के लिए और एक व्यवस्था डेवलप करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि देश एक सिस्टम से काम करे। इसके लिए उनको वो उस समय उनको सिर्फ अपना रूल स्थापित करना था, इसलिए था वो, उसके साथ बहुत सारी चीज़ों का कंसिडरेशन नहीं था। अब जहाँ तक सवाल है इन तीनों एक्ट का, इन चीज़ों पे जो परिवर्तन करके हम आगे आ रहे हैं, उसका फ़र्क क्या है? जैसे अभी हमारे एक साथी ने, हमारे वरिष्ठजन ने ये कहा कि पहले नकली नोट का या इकोनॉमिकल केसेस नहीं हुआ करते थे। ये तो मैं सोचता हूँ पिछले मैं 50 साल 40 साल से मैं देख रहा हूँ, फाइनेंशियल क्राइम वॉज ए बिग क्राइम। किसी ने सोचा ही नहीं उस देश पे, उसको उस एंगल पे सोचा ही नहीं कि ये देश को हमारे आतंकवादियों से कम ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये एट पार हैं। यदि इस देश पे कहीं क्राइम हो रहा है, उसी के एट पार है फाइनेंशियल क्राइम भी, उससे कम नहीं है। आप सोचिएगा फाइनेंशियल क्राइम का लेवल क्या है। आप एक आदमी यदि नकली नोट छाप करके कितने लोगों को बर्बाद करता है, जीते जी मार डालता है। लोग वो जी सकते हैं ना मर सकते हैं। तो ये कल्पना करिएगा। और गवर्नेंस के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ये लाया कि ये जितने एक्ट हैं वो आज की भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल है, प्रजातंत्र के अनुकूल है, राजतंत्र के अनुकूल नहीं है। जो
अमेरिका ब्रिटेन की राजतंत्र जो हिंदुस्तान को गवर्न करती थी, उससे हटाकर प्रजातांत्रिक वैल्यू और देश की जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया कानून के रूप में एक बार इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। देखिए, अभी जहां तक बात हो रही थी कि ये जो टाइमलाइन है लोअर जुडिशरी के लिए, वो शायद फुलफिल नहीं होगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्होंने एक्ट लाया, टाइम बॉन्ड दिया। डेफिनेटली इस टाइम बॉन्ड को लिखते समय, एक्ट में लाते समय इनके दिमाग में ये बात तो है सरकार की कि हम जुडिशरी में संख्या बढ़ाएंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली उसके बगैर तो इतना बड़ा एक्ट नहीं लाएंगे ना। ये उस पर हमको पहले प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अदरवाइज तो संभव ही नहीं है ये जी। तो ये डेफिनेटली आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, उस पर नंबर ऑफ जजेस बढ़ेंगे डेफिनेटली। और जहां तक सवाल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो डेफिनेटली हायर जुडिशरीज और सरकार दोनों मिलकर इस पर आगे और विचार करेंगे, डे टू डे बेसिस में, और स्मूथर होगा और स्मूथर होगा, ये नरेश जी का कहना है। लेकिन मैं अब इसके व्यवहारिक पहलू पर थोड़ा सा कपिल सागला जी आपसे रोशनी चाहता हूं। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? भाई जो वकील है वो तो पुराने कानूनों को पढ़े हुए हैं, पुराने कानूनों के अनुसार ही केस चल रहे हैं। तो जो पुराने कानून चल रहे हैं उन पर क्या स्थिति होगी पुराने केसों के संदर्भ में? जो नई सजा संबंधी प्रावधान है वो लागू होंगे या पुराना जो चला रहा है वही चलेगा? जिसके संदर्भ में कोई स्पष्टता कपिल जी? क्या अगर किसी नाबालिग से रेप का केस चल रहा है, अभी शाह जी ने बताया फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया है, तो उसमें क्या स्थिति बनेगी? अब फांसी की सजा मिल सकेगी या आज के बाद में जो केसेस होंगे उनमें ही फांसी की सजा दे पाएंगे? डॉक्टर साहब, इसको इस तरह से देखिए कि कोई भी जो वकील है, जो थोड़ा भी ढंग का वकील होगा, वो करंट लॉ से अब्रेस्ट होगा। उसको रोज बैठ के सुप्रीम कोर्ट और अपने हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़नी पड़नी। जो वकील साहब नहीं पढ़ रहे वो पीछे रह जाएंगे जी। उसी तरह से जब आप हर बार एक नई जजमेंट पढ़ते हैं तो एक सेक्शन या कोई लॉ की इंटरप्रिटेशन होती। तो अब ये हो गया कि अब एक तरह से सोच लीजिए कि सारी की सारी इंटरप्रिटेशन से 3 नए एक्ट बन गए जी। तो ये एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक्ट आप पढ़ेंगे और समझेंगे, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब ये नहीं होगा कि भैया हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फला फला इंटरप्रिटेशन दे रखी है, गुजरात हाईकोर्ट ने दे रखी है, हमारी दिल्ली हाईकोर्ट ने दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्या डिसाइड होगा। तो जहां तक कि इंटरप्रिटेशन और जो लॉ की बात है वो यहां पे डिसाइड हो गई। जैसे कि आपने एक बड़ा सीरियस मुद्दा लिया, मैं एक हल्का मुद्दा लेता हूं जी, कि जो पेटी ऑफेंसेस थे, जो छोटे ऑफेंसेस थे, उसमें भी पनिशमेंट होती थी। अब उस सबको हटा के बोल दिया भैया कम्युनिटी सर्विस हो जी, आइए या कम्युनिटी सर्विस करिए। तो जब ऐसे ऑर्डर्स और ऐसे जजमेंट्स होते थे, अब ये एक्ट में ही आ गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से कुछ और ऑफेंसेस थे जिनको हटा दिया गया, जो छोटे ऑफेंसेस होते थे, जैसे पोस्टल ऑफेंसेस होते थे, जो कुछ ऑफिसर्स के छोटे ऑफेंसेस होते थे, उनको हटा के उन सबको खत्म कर दिया गया। तो ये हो गए सारे के सारे बेनिफिशियल कानून। अब ये दूसरी चीज हो गई कि अगर कोई ऑफेंस आज की डेट में पहले से चल रहा है तो उस पर सजा किस तरह से सुनाई जाएगी जी। यहां पे अभी भी एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसमें 2 इंटरप्रिटेशन चल रही, और इसमें क्लैरिटी जरूर आएगी। इंटरप्रिटेशन ये चल रही है कि क्या जब नया एक्ट आ जाएगा तो जो केसेस चल रहे हैं वो नए एक्ट के हिसाब से करे जाएंगे या नहीं करे जाएंगे, उनकी सजा कैसे। परंतु अगर मैं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पे जाता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जाता हूं, जहां से सब निकला है, उसमें यह कहा रखा है कि जो सिविल केसेस होते हैं उसमें जो कानून होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ सकता है। इनकम टैक्स वाले आपको मालूम है हर चीज को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर देते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी, उन्होंने एक नया वो लिया है, कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जाइए। परंतु क्रिमिनल लॉ में ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको आज नहीं मालूम कि आप कुछ चीज करेमेंस किया ना, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आप कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये मालूम ही नहीं कोई क्रिमिनल एक्ट या उसकी सजा क्या है, तो अगर उसको क्रिमिनल एक्ट बना दिया जाता है तो क्या आपको सजा मिलेगी? नहीं, क्योंकि आपको मेंटली नहीं पता था। तो ये हो गई क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात। तो अभी ये देखना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं कि क्या अगर कोई केस चल रहा है और उस पर सजा चेंज हो गई तो उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा जी। और अगर बेनिफिट मिलेगा तो अगर ऑफेंस बड़ा हो गया तो उसकी वो सजा ज्यादा होगी नहीं होगी। ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का ये है
कि अगर आपको मालूम ही नहीं कोई चीज ऑफेंस है, इलीगल है, या उसकी इतनी बड़ी सजा है, तो उसका आपको सजा नहीं मिल सकती है। तो लेट अस वेट एंड वॉच ऑन दिस। तो कुल मिलाकर इस विषय में स्पष्टता के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और प्रावधान किया गया है, वो ये है कि ऑर्डर रिजर्व रखने की बड़ी परंपरा है। ऑर्डर रिजर्व हो गया, 3 महीने रखा हुआ है, 4 महीने रखा हुआ है। अच्छा, केस में तो ऑर्डर रिजर्व रखते ही रखते हैं, जमानत जैसे विषयों में भी जज जो है कब सुनाएंगे उनकी मर्जी पर है। अब इसमें कहा गया है कि जजमेंट को आप सालों तक लटका नहीं सकते। मुकदमा खत्म होने के बाद जज को 45 दिन में फैसला देना होगा। फैसला देने के बाद सजा भी 7 दिन में होनी होगी। तो एसआर सिंह साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ये जजों के लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा कर दी प्रावधानों ने। पूरे सम्मान के साथ पूछ रहा हूं सर। नहीं, जो आपके समय जजमेंट रिजर्व करने की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की पहले रूलिंग है कि मैक्सिमम पीरियड 3 महीने की है जी। अगर 3 महीने में जजमेंट नहीं होता, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास उनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, या उस जज से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि साहब ये हो गया, इसका फैसला करिए। तो प्रोविजन है उसमें जी। और 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया तो जजमेंट सेट असाइड भी हो जाता है, बहुत सी चीजें भूल जाती हैं। और अब इसमें एक नया प्रोविजन देख रहा हूं मैं, प्रोविजन जी, जो आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा, इसमें डिजिटल एविडेंस की भी व्यवस्था की गई है जी। इसमें क्लॉज है, ऑल ट्रायल्स, इंक्वायरीज एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस। इससे एक्सपीडाइट होगा ट्रायल, ऐसा नहीं है। जो समय सीमा उन्होंने ला किया है, बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट, इस सबसे इसका लाभ मिलेगा ट्रायल में जी। तो मेरे ख्याल से हर लाइन से, हर दृष्टि से जो बिल लाए गए हैं, विधेयक अच्छे हैं। और देश की एक तो नाम इसका जो बदल दिया गया, सबसे बड़ी बात जी, जैसे कर दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा जी, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से नागरिक सुरक्षा भाव इसके है जी। उसी तरीके से आपको इंडियन पेनल कोड का जो नाम बदल दिया उन्होंने जी, भारतीय न्याय संहिता जी। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी समझ से किया गया है, मेरे ख्याल से हर प्रकार से स्वागत योग्य है। तो इसके लिए आप विपक्षी दलों को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? वो इंडिया गठबंधन आया, उससे भारतीय काफी आ गया, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट आप देख पाते हैं? जैसा आज मैं टीवी में देख रहा था, कोई राज्यसभा के या लोकसभा के सदस्य है बनर्जी जी, बेचारे उनकी नकल उतार रहे थे उपराष्ट्रपति की जी। ये और जो खुद भी सीनियर एडवोकेट है बताते हैं जी, और कह रहे धनखड़ भी सीनियर एडवोकेट है, हम भी है, तो हमको ये सब गलत आचरण है नहीं जी। उनको तो समझना भाई, क्या आफ्टर ऑल पद की गरिमा होती है, पद की गरिमा होती है, ये सिंह साहब का कहना है। लेकिन एक बिंदु जो भारतीय के संदर्भ में आया है, उसमें रविंद्र सिंह ढुल साहब आपसे बात करना चाहता हूं। अमित शाह जी ने बड़ा जोर देके कहा, हमने राजद्रोह संबंधी प्रावधान को खत्म कर दिया और देशद्रोह को हम लेकर आए हैं। देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ये राजद्रोह से देशद्रोह की तरफ जो गए हैं हम, इसके संदर्भ में क्या देख पा रहे हैं आप? थोड़ा इस पे बताइए ना। राजद्रोह मुझे नहीं लगता कि सरकार ने खत्म किया। राजद्रोह के ऊपर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, सरकार ने तो उसको वापस लेना ही लेना था जी, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिटिसाइज उसको किया जा चुका था जी। अब जहां तक बात रह जाती है कि देशद्रोह की, हाँ निश्चित तौर पर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन दोनों वर्ड्स में बड़ा थोड़ा सा एक मेहनत सा फर्क रहेगा। तो मुझे लगता है कि प्रावधान मोर और लेस जो है ना वही चीजें रहेंगी कि भी प्रोक्लेमिंग वार अगेंस्ट कंट्री, देश के जो है देश के खिलाफ युद्ध करने का प्रयास कोई कम्युनिकेशन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली ये भी मिसयूज होगा जिस प्रकार से राजद्रोह को मिसयूज किया गया था। हाँ, नाम बदल करके नए तरीके से फ्लेवर में इसे परोसा गया और कुछ नहीं। कुल मिला के सरकार के खिलाफ विरोध अब इस नए प्रावधानों के तहत स्वीकार्य हो जाएगा या सरकार अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? अभी भी हम देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो, अगर काली शर्ट पहन के चले जाओ ना तो वो भी उतरवा दिया जाता है, बनियान में जाओ, अंदर जो सफेद पहनी हुई है, काली शर्ट पहन के भी नहीं घुसने देते कार्यक्रम में। तो रविंद्र सिंह ढुल साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ये प्रावधान कितना आश्वस्त कर रहे हैं आम आदमी को? भाई अब आप काला रुमाल जेब में रख के भी जा सकते हो, काली शर्ट पहन के भी जा सकते हो, काला गमछा ओढ़ कर भी जा सकते हो, क्या कहते हो आप? कुछ गुंजाइश दिखती है आपको या अभी भी सफेद सफेद ही पे ही जाना पड़ेगा?
देखिए इसका मिसयूज नहीं, अच्छी चीज है। ये तो बड़े लंबे समय से एक प्रथा चली हुई है कि काले का मतलब विरोध है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं जी। मुझे समझ में नहीं आता कि काले को हमेशा विरोध का मतलब क्यों माना जाता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर विल बी कि ये एक ऐसा हथियार हमेशा से रहा है सरकारों के पास, ब्रिटिश सरकार हो चाहे कोई भी सरकार रही हो, वर्तमान सरकार हो, जिसने राजद्रोह के इस प्रावधान का मिसयूज किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई थी। तो उसके बाद में अब इसको नए फ्लेवर में देशद्रोह बना के उसमें जो किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि देशद्रोह को पर सजा नहीं होनी चाहिए, 1000% होनी चाहिए, हाँ, लेकिन इस कानून का बिल्कुल भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज नहीं होना चाहिए, रविंदर सिंह ढुल कह रहे हैं। तो नरेश जी आपके पास आना चाहता हूं, ये कैसे वर्गीकृत करें? तो भाई ये सरकार का विरोध है, ये देश का विरोध है, ये द्वंद्व आ जाता है। अब प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ बोल दिया, अरे, तो अब आप बताओ कि इसके संदर्भ में क्या गुंजाइश रहेगी? देखिए, अभी मेरे वरिष्ठ साथी ने कांग्रेस के कहा जी कि ये सरकार का कंपल्शन था जी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद इनको ये करना ही था। जी। मैं अपने साथी से पूछता हूँ, शायद शाहबानो प्रकरण में कांग्रेस की सरकार के पास ये कंपल्सन नहीं था जी, उनका इंटेंशन नहीं था, या उनका इंटेंशन था कि इनको प्रोटेक्ट करे। ये दोनों के चरित्र में मूल अंतर है जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यप्रणाली पे। जी। ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हमने चाहा कि राजद्रोह के मुकदमे को किस रूप में लेके जाना है। राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रद्रोह का जो आज कॉन्सेप्ट आया, तो राष्ट्रद्रोह से ही समझ में आता है कि उस एक्ट में क्या प्रावधान होंगे। राजद्रोह, किंगडम अगेंस्ट द किंग, वो जो कॉन्सेप्ट था अगेंस्ट द मुखिया ऑफ द गवर्नमेंट, अब वो उनसे हटकर राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप उसके शब्दार्थ में जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी डॉक्टर साहब, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि राजद्रोह क्या है, राष्ट्रद्रोह क्या है, और किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में कुछ कहना और राष्ट्र के संबंध में कहना और राष्ट्र के संबंध में मैं कुछ तो करना। एक, आप तो राजनेता भी हो नरेश जी, सीधे सीधे ये बताओ भाई, इसमें क्या है? सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल का प्रावधान है। मैं कपिल जी आपका भी ध्यान चाहूंगा इस प्रावधान के संदर्भ में। अब जितने राजनीतिक दल हैं वो सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन कैसे करते हैं भाई? चक्का जाम करेंगे, रेल रोको आंदोलन का आह्वान करेंगे। अब जानना ये चाहता हूं नरेश जी, रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा या किस श्रेणी में आएगा? ये बताओ भाई। सरकारी संपत्ति का तो नुकसान हो रहा है उसमें, तो अब आह्वान कौन कर रहा है? राजनीतिक दल कर रहा है। तो भाई आप गरीब आदमी के पीछे क्यों पड़े? उस राजनीतिक दल को ही खत्म करो ना। तो इसके संदर्भ में क्या व्यवस्था रहेगी? थोड़ा नरेश जी समझाओ ना, क्या मंशा है? देखिए, किसी को खत्म करने का सवाल नहीं उठता है, राजनीतिक दल को भी कोई खत्म नहीं कर सकता है। लोगों को बेसिक अपनी प्रवृत्ति पे परिवर्तन लाना होगा। आपको जो प्रदर्शन करना है वो प्रदर्शन सरकार को डिरेल करने का, देश की इकोनॉमी को डिरेल करने की मंशा से बाहर होना चाहिए। सारी चीजें आपकी मंशा पे है, आपकी कार्यप्रणाली पर। यदि आप चाहेंगे मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं और प्रोटेस्ट आपके कंट्रोल से इतना बाहर हो गया कि शासकीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है और इंटेंशन से प्रोवोक करके किया जा रहा है, तो वन हैज टू फेस द म्यूजिक, उस पर कोई इशू नहीं होगा। अंग्रेजी तो आपने बहुत अच्छी बोली नरेश जी, पर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया। थोड़ा मुझे ये समझा दो नरेश जी कि रेल रोकने से सरकारी संपत्ति में इजाफा कैसे होता है? भाई इससे सरकार को भी नुकसान होगा, आम आदमी को भी परेशानी होगी, पर सभी राजनीतिक दल, सभी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना और भी जो भी नाम है, सब इस प्रकार के आयोजन करते हैं, आह्वान करते हैं। देखिए, आपने जो स्पेशल इंसिडेंट कोट कर रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। रेल रोको आंदोलन का एक सिंबॉलिक स्वरूप भी हो सकता है ना। आप 2 मिनट 5 मिनट रोक के उसको रिलीज कर दीजिए। आप वहाँ के लोग गाड़ी पत्थर चला रहे हैं, लोगों को गाड़ी से उतार रहे हैं, तो ये किस श्रेणी का काम है? थोड़ा आप ही रोशनी दो ना। नरेश जी ने कहा भाई सिंबॉलिक हो जाए, आपने कभी ऐसा सिंबॉलिक देख पाएंगे आपने इतने लंबे जीवन काल में? वकील के तौर पर 27 साल तो जाने ही दीजिए, जीवन भी तो आपने जिया है। ऐसा सिंबॉलिक कब दिखा आपको इस देश में? कि मैं आपका एम्प्लॉय हूं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके स्टूडियो के बाहर शोर मचा लूं, ठीक है। अगर मैं आपके स्टूडियो के अंदर आ जाऊं तो मेरे ख्याल से आपके पास पूरा राइट है अपने सिक्योरिटी गार्ड से मुझे बाहर भगाने का। सरकार के पास ये राइट क्यों नहीं? जी देखिए, चक्का जाम करके रेल रोकने से सरकारें नहीं हिलती हैं, लोग ट्रबल में आते हैं। जी, जब आप बसों को आग लगा लेते हो तो बेचारा जो उस बस में जाएगा वो टॉर्चर हो रहा है, सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो हमारी इकोनॉमी पे चल रही है ना। जी। तो
ये जो देशद्रोह और राजद्रोह है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है हिंदी में। राजद्रोह का हो गया जो राज कर रहा है उसके खिलाफ कुछ बोलना जी, और देशद्रोह का मतलब हो गया देश के खिलाफ कोई एक्शन करना जी। तो ये हिंदी में सेडिशन का जो एक्चुअल जो डिफरेंस है बहुत खूबसूरत है जी। और उन्होंने गुप्ता जी ने सही कहा, देखिए ये गोरों ने अपने रूल को बचाने के लिए राजद्रोह लेकर आए जी। पर आज के लिए क्या चाहिए? आज के लिए चाहिए कि जो देश के खिलाफ कुछ कह रहा हूं जी। तो ये जो चक्का जाम है, जो आग लगा दी, इस पे लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हुई? जरूर होनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है सरकार के किसी एक्ट या एक्टिविटी से, तो आप चैनल्स में आइए, आप अपनी बात बोलिए, आर्टिकल्स लिखिए, आप काला बैंड करके कहीं पे खड़े हो जाइए, आप 10 लोगों को ट्वीट कर दीजिएगा मुझे ये प्रॉब्लम है, पर आपको आग लगाने की क्या चुल पड़ी हुई है भाई? क्यों ट्रेनों को डीरेल करने की चुल पड़ी हुई है? अगर आप करेंगे तो पनिशमेंट है और होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ये एक्ट आया है ये बहुत ही बढ़िया है। और यही जो एक्ट है, छोटे से बोल रहा हूं, यही जो एक्ट है ये बाकी जो स्पेशल एक्ट से उन सबको भी एक साथ जोड़ता है। जो टेररिज्म के केसेस हो गए, एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस हो गए, जो काउंटरफीट ऑफ करेंसी के केसेस हो गए, उन सबके अलग अलग। थोड़ा बुनियादी सवाल करता हूं, ट्रेन को रोक दिया और देशद्रोह के कानून के अंदर बुक हो गया, ठीक है, कुल मिला के देशद्रोही कहलाऊं जिंदगी भर, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी के कारण परेशान हूं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अगर रेल रोको आंदोलन का आह्वान हो गया और उसके एवज में, क्योंकि प्रावधान है सरकारी संपत्ति को नुकसान, और संपत्ति को नुकसान 1 रुपए का, 1 करोड़ का या अरबों का, कुल मिला के बुक, तो जिंदगी भर वो शख्स देशद्रोही कहलाए। इसके संदर्भ में कपिल साकला जी का मन क्या कहता है? सवाल बुनियादी है, लोगों के ध्यान में आते हैं। आप 3 पैग पी के गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट कर दें, और आधी बोतल पी के गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट कर दें, सजा तो बराबर है ना? तो ये अमीरी और गरीबी की बात छोड़िएगा, आप ये देखिएगा कि आपने इंटेंशनली लॉ ब्रेक करा और इसकी इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देगी। मैं तो छोटी सी बात करता हूं, आपने लॉ ब्रेक करा, आपको पनिशमेंट। मेरा सवाल इस संदर्भ में ये कपिल साकला साहब की सरकारी संपत्ति को नुकसान के संदर्भ में देशद्रोह से जोड़ा जाना जरूरी है, या सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में अलग प्रावधान है और देशद्रोह के संदर्भ में प्रावधान अलग है? क्या आप इसकी जरूरत महसूस करते हैं, या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में उसे सीधे देशद्रोह के अंतर्गत जोड़ देना उचित है? यह बुनियादी सवाल के संदर्भ में कपिल साकला जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्या कहेंगे आप इसे? जैसे कि मैंने आपको कहा डॉक्टर साहब, ये तो अब इवेंचुअली कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन पे है। अगर एज अ लॉयर आप मेरी सुने तो इसमें मेरे हिसाब से इस तरह से होगा कि आपकी मॉडिफाइड इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है जी। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी इलीगल काम करते हैं, आपका इंटेंशन क्या होता है वो देखा जाएगा। और अगर आपकी इंटेंशन थी कि देश के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन करें जिसकी वजह से देश को नुकसान हो और देश की स्टेबिलिटी टूटे, क्योंकि यही देशद्रोह का सबसे बड़ा मापदंड है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे देश की स्टेबिलिटी टूटे। देखिए, आपने समझे कि एक सरकारी गाड़ी में एक्सीडेंट कर दिया तो ये देशद्रोह नहीं हो गया जी। पर अगर आपका इंटेंशन है कि उससे किसी तरह से देश के फैब्रिक टेयर करे, तो ऑफकोर्स ये ऑफेंस हुआ, जिसको सेडिशन है देशद्रोह में लेकर आएंगे। तो इंटेंशन जो है वो सबसे बड़ा मापदंड होगा और वही देखा जाएगा। यही आपका आंसर। इंटेंशन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ये कपिल साकला जी का कहना है, पर इंटेंशन पे तो एक दूसरा खेल है, उसका क्या समाधान इन प्रावधानों में हो रहा है? सिंह साहब, आपसे जानना चाहता हूं। जानना यह है कि पुलिस की जांच के संदर्भ में बयान और उसके बाद कोर्ट में बयान, यह बड़ा खेल चर्चाओं में आता है। पुलिस के सामने कुछ कहा, अदालत में खड़े हुए तो कुछ कहा। इसके संदर्भ में सिंह साहब क्या समाधान इन प्रावधानों में निकल रहा है, इसके विषय में बताएंगे सर। हमारे यहां सामान्य चर्चा में यह कहा जाता है पुलिस के सामने बयान की कोई कीमत थोड़ी, अदालत में कुछ नहीं मानती, वहां पे बोलो सब हो जाता है। एक चीज मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजद्रोह और देशद्रोह, सेडिशन और राष्ट्रद्रोह, इसमें गाइडलाइन लिखी हुई है। Instead, there is a new offense for acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India. जी, जहाँ sovereignty, integrity of India जो endanger करने वाला कोई काम होगा वो तो राष्ट्रद्रोह में आएगा जी। मात्र किसी चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर देने, वो जो है राष्ट्रद्रोह में नहीं आएगा। और एक नया ऑफेंस लाया गया है, टेररिज्म। टेररिज्म एज एन ऑफेंस नए कोड में लिया गया, डिफाइंस एज एन एक्ट that intends to threaten the unity, integrity
security, economic security of the country or strike terror in the people. ये जो जिस तरह की एक्टिविटी होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर कोई घुस जाए, उतंग मचा दे या रेल रोक दे, रेल जला दे, बस जला दे, ये सब टेररिज्म में आएगा जी मेरे ख्याल। अभी तो इस पर इंटरप्रिटेशन बाकी है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो टेरर की वाली ऑफेंस जो नया जोड़ा गया है उस कैटेगरी में आएगा। उससे राष्ट्रद्रोह से मतलब नहीं, राष्ट्रद्रोह से सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंडेंजर करे, वो राष्ट्रद्रोह में आएगा। जी परसी साहब, मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया जो मैं बुनियादी आपसे समझना चाहता था। ये पुलिस के सामने बयान और अदालत के सामने बयान, इसमें ही पूरा न्याय हो जाता है परेशान। इसके संदर्भ में परेशानी का कुछ मिलेगा समाधान? अभी जो कोर्ट है, पुलिस के सामने जो 161 का बयान होता है जी, वो जो कोर्ट में जो बयान होता है उसको सपोर्ट और कंट्राडिक्ट करने के इस्तेमाल होता है। उसके बेसिस पे किसी को मुलजिम नहीं बना सकते। रीजन ये है, जो पुलिस के सामने जो बयान होते हैं उसमें ये धारणा है कि पुलिस के सामने डर के मारे कुछ भी लोग कह दे, मारपीट के बयान ले लेते हैं। तो वह कोर्ट के सामने जो बयान होता है वो निष्पक्ष ट्रायल जो है उसी के बेसिस पे होता है। तो वो अपनी जगह फंडामेंटल प्रिंसिपल अपनी जगह आता है, ताकि किसी को कोई डर के मारे बयान दे दिया भाई तो या और किस। पर जैसा जब हम गुलामी थे तब पुलिस के द्वारा डंडे के जोर पे कराया जाता होगा। अब तो अपना राज है ना, तो अपने राज में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भाई कि पुलिस के सामने बयान भी जो है ईमानदारी से हो। पुलिस जब इतनी संदेह के दायरे में है तो पुलिस की बात पर एतबार क्यों किया जाता है? उसमें भी ये बयान था, उसमें भी प्रोविजन ये था कि पुलिस के सामने 161 का जो बयान होता है उस पर कोई जजमेंट नहीं हो सकता। वो उसका लिमिटेड प्रयोग होता था गवाह को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीजें हैं, अब भी वो अपनी जगह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पटोल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप इस समस्या के विषय में या इस हथियार के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्या इसका कोई समाधान मिल रहा है? आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? लोग पुलिस के सामने कुछ कहते हैं और बाद में किन्हीं कारणों से कुछ और अदालत के सामने कहने लगते हैं। अच्छे अच्छे मुलजिम, प्रमाणित केस, बाइज्जत बरी होते हुए हम अपने समाज के बीच में देखते हैं। ऐसा तो नहीं ना रविंदर सिंह साहब, मेरे इस अनुभव के संदर्भ में आपको? नहीं, देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, तब भी यही था प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट में, आज भी यही है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। कारण इसके पीछे ये केवल ये नहीं है, इसके कारण पीछे एक बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग ये है कि पुलिस के सामने आप दबाव में पुलिस क्या क्या करवाती है, कैसे कैसे कराती है इस देश के अंदर, हमें बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स एक्चुअली में, जो पुलिस रिफॉर्म डेवलप कंट्रीज में आपको मिलते हैं, ये देश में कभी लागू हुए ही नहीं। चाहे हम कितना भी अपने छाती को थपथपा ले, सच्चाई है कि पुलिस रिफॉर्म्स नामक चीज यहाँ पर नहीं है। थर्ड डिग्री जैसी चीजें आज भी यहाँ पर है। तो ऐसे में क्या क्या वहां पर किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, उसकी कोई वैल्यू कोर्ट के अंदर नहीं आती। अल्टीमेटली जो व्यक्ति कोर्ट के अंदर कहता है वही सच माना जाता है। हाँ, इसको टेस्ट किया जा सकता है कि यदि व्यक्ति ने झूठ बोला पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने कुछ और बोला, तो उसको किस प्रकार से ये लीगली पनिशेबल करेंगे विटनेस के उसमें। बट विटनेस प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो कहाँ अभी लागू हुआ है? उन विटनेसेस को भी तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो ये व्यवहारिकता का पहलू अभी भी अनुत्तरित है। क्या कहते हैं नरेश जी? आपने कानून संबंधी सुधार तो कर दिए, पर पुलिस व्यवस्था संबंधी जो सुधार है उसका तो अभी भी अभाव है, ये रविंदर सिंह ढुलजी कह रहे हैं। देखिए, ये भी सुधार आएगा, आप चिंता नहीं करें। ये सरकार, हम ही चिंता करेंगे तभी तो सुधार आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये भी सुधार बहुत जल्दी आएगा। सारी व्यवस्थागत सुधार है। इस पे मैं अपने तीनों वरिष्ठों से और आपसे भी जानना चाहूंगा। इस पे एक आर्थिक सुरक्षा को खतरा भी आतंकवादी गतिविधियों में आएगा। आर्थिक सुरक्षा, देखिए, बड़ा एक बहुत वेग है आर्थिक खतरा, जो शेल कंपनियों का स्वरूप था इस देश में। मनमोहन सिंह के रिजाइन के समय में ह्यूज शेल कंपनी एंड ह्यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, जिससे बैंक की इकोनॉमी खराब हुई, बैंक करप्ट हुआ, बैंक के सामने उनकी वायबिलिटी का प्रॉब्लम हो गया। तो ये भी उस पर कवर होना चाहिए। देखिए, ये इकोनॉमिक क्राइम है, बड़ा शेल कंपनी से बिग इकोनॉमिक क्राइम जी। अब मैं अपने वरिष्ठों से जानना चाहूंगा वेदर इट शुड कवर्ड और नॉट। मैं आप वरिष्ठों से क्यों जानना चाह रहा हूँ भैया? आप तो देश में सरकार चला रहे हो नरेश जी। कहाँ कपिल सागला जी और रविंदर सिंह ढुलजी के पीछे पड़ रहे हो?
मेरा परसेप्शन गृह मंत्री जी के साथ मीटिंग आप करते हो यहाँ पर कार्यालय में बैठकर, और यहाँ पर जो है कपिल साकला जी और रविंद्र सिंह ढुल जी को घेर रहे हो। देखिए, आई एम नॉट वर्किंग एट सुप्रीम कोर्ट। मैं इनसे ये समझना, आप सोचिए कितने बड़े बड़े लोग, कलकत्ता इज ए ह्यूज मार्केट फॉर दीज थिंग्स ना, और ये वो सारे लोग मिलकर यही काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस पे अब निर्णायक बातचीत पे आना चाहता हूँ। कपिल साकला साहब, आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि अब समय है बार काउंसिल के द्वारा इसमें कोई महती भूमिका निभाने का, कोई रेफरल कोर्स आयोजित करने का हर बार के संदर्भ में, ताकि जजेस के संदर्भ में तो छोड़िए, पर जो वकील झेरे करते हैं उनको इन प्रावधानों के संदर्भ में ज्यादा बेहतर तरीके से अवगत कराया जा सके? क्या आप अपेक्षा करते हैं कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए बड़े स्तर पर देश में, इन सुधारों के संदर्भ में, इन संशोधनों के संदर्भ में वकील तुरंत अवगत हो पाए? इसके संदर्भ में कोई आपका नजरिया कपिल साकला साहब? डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ी खुशी से एक चीज बताऊंगा कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में भी ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, जो अलग अलग जजमेंट्स और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के लिए एक ऑर्गेनाइज मीटिंग्स करती है जिसपे डिस्कशंस होती है जी। तो जहां तक बार काउंसिल की बात है, बार काउंसिल भी इन्वॉल्व है, पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व। सेकेंडली, बहुत खूबसूरत चीज जो कोरोना काल में अनफॉर्चुनेट टाइम था, पर जो हुआ ये हुआ कि बहुत सारे दिग्गज जो हमारे वकालत के हैं और बहुत सारे रिटायर्ड जजेस हैं, उन्होंने बहुत काइंडली अपना समय दिया, बहुत सारे लेक्चर्स दिए जो कि यूट्यूब में ओपनली आज की डेट पे अवेलेबल है। तो जहां तक नॉलेज की बात है, नॉलेज आज की डेट में आपके फिंगर टिप्स में है। आप यूट्यूब में डालोगे, आपको हमारे टॉप के लॉयर्स, टॉप के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, उनसे काफी अच्छा ज्ञान वैसे भी मिल जाएगा। और जहां तक कि बीसीआई वगैरह बार काउंसिल की बात है, आई एम श्योर वो बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करेंगी, क्योंकि हमारे कोर्ट्स में वैसे भी होते ही रहता है। नहीं, लेकिन मैंने ये बात इसलिए की कि आपने यूट्यूब, व्हाट्सएप, पर उसमें क्या सच है और क्या गलत है, इसको लेकर बड़ा द्वंद्व रहता है कपिल साकला साहब। क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विधिवत कार्यक्रम अगर हर कोर्ट के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा तो एक सर्टिफाइड मामला रहेगा कि भाई जो बताया जा रहा है सच ही बताया जा रहा है। क्या कपिल साकला जैसा अनुभवी वकील इस बात की हिमायत नहीं करेगा कि भाई ये संगठन होते किस लिए हैं? ऐसे मौकों पर क्या इनको अपनी भूमिका नहीं निभानी चाहिए? वो भी कुछ करेगा, ये कहना चाहिए? या कपिल साकला जी उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा समय जब इतना बड़ा सुधार किया जा रहा है, 150 साल बाद कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है, 376, 375 जो है आगे निकल के 75, 76 में लाया जा रहा है, तो इनके संदर्भ में जल्द से जल्द अवगत हो सकें, इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम की जरूरत आप महसूस नहीं करते कपिल साकला साहब? या कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, बहुत लोग कर रहे हैं? जरूर होना चाहिए। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये बात बोली, और ये जरूर होना चाहिए, और आई एम वेरी श्योर ये होगा भी। और शायद आप ही ने पहल करी है, आप ही के इस के माध्यम से आई एम श्योर काफी इंपॉर्टेंट लोग सुन रहे होंगे और इस चीज को आगे अंजाम भी देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो आज का दिन ऐतिहासिक है कि लोकसभा में नए प्रावधानों को पारित कर दिया गया है। देश की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इस प्रभावशाली कदम की सराहना भी होनी चाहिए और साथ ही साथ समयानुसार समीक्षा भी होनी चाहिए। पर वर्तमान सरकार को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान को उसका अपने कानून अस्तित्व में आने का मौका मिल रहा है। यह कानून क्या वाकई दंड को पीछे कर न्याय को प्राथमिकता देते हुए साबित होंगे, यह सवाल है, जैसा दावा गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान किया है। न्याय मिलना चाहिए और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। इस अपेक्षा की अगर पूर्ति होती है तो निसंदेह आने वाला समय इन सुधारों के लिए वर्तमान सरकार का अभिनंदन करेगा। आने वाले समय का हम इंतजार करेंगे। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय आज की प्रासंगिक पंक्तियों का, तो हमारे आज की प्रासंगिक पंक्तियां कमाल की हैं, बहुत सुनी हुई हैं, पर फिर भी इनको साझा कर रहे इस समय पर हमें मुफीद लगता है। दुष्यंत कुमार कमाल के शायर हुए। उन्होंने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो जो कानून के संदर्भ में तारीख दर तारीख को लेकर आम नागरिक त्रस्त रहता था, क्या उम्मीद करें कि अब उसे तारीखों के खेल से वाकई निजात मिलने जा रही है? अगर वाकई मिलने जा रही है तो निश्चित तौर पर आज के इस परिवर्तन के लिए वर्तमान सरकार की सराहना होनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आप सादा पड़ा।